साथियों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, समीक्षा अधिकारी 2016 प्रथम रैंक, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुदृष्टि पीसीएस पर। साथियों, आगामी परीक्षा जैसे समीक्षा अधिकारी है या यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा है व अन्य परीक्षाओं में आपकी जीएस की जो तैयारी है उसको मजबूत करने के लिए मैंने ये सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है जो प्रतिदिन होगी। आज ये इसका पहला भाग है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 20 प्रश्न हैं। इसमें मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल करूंगा जो अति महत्वपूर्ण हैं तथा मेरे दृष्टिकोण में इनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे नोट्स, टेस्ट सीरीज और साप्ताहिक टेस्ट के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 1, विषय है आज का पर्यावरण। देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 है, 1987 में WCED, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ने किस नाम से जारी अपनी रिपोर्ट में स्थायी विकास शब्द की परिभाषा दी। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1987 में, तो पहला है कि WCED ने स्थायी विकास की परिभाषा कब दी? 1987 में। और इसने इसका रिपोर्ट का नाम क्या था ये पूछा जा रहा है, किस नाम से रिपोर्ट जारी की थी। तो इसमें 4 विकल्प हैं, द फ्यूचर वी वांट, अवर शेयर्ड फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर, द फ्यूचर वी हैव। तो चारों विकल्प में इसका सही उत्तर क्या है? अवर कॉमन फ्यूचर। जो इसका शीर्षक था वो था अवर कॉमन फ्यूचर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा भी गया है। इसका उत्तर होगा अवर कॉमन फ्यूचर। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। नवनियतिवाद अवधारणा के प्रतिपादक थे। तो 3 अवधारणाएं कुल हुई थी मानव और पर्यावरण के संबंध पर। कौन कौन सी? एक नियतिवादी हुई थी, एक संभववादी और तीसरी नवनियतवादी। इनको अच्छे से हम आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बता भी दें। नियतिवादी जो अवधारणा थी, इसमें माना गया था ये किसकी थी? हम्बोल्ट की, रेडजल की और कार्ल रिटर की। इसमें माना गया था कि प्रकृति जो है वो सर्वशक्तिमान है और प्रकृति मतलब वही सब कुछ नियंत्रित करती है जो भी यहाँ संसार में होता है। दूसरी जो थी वो थी संभववादी अवधारणा। ये थी फैब्रे, ब्रूंज और बोमेन की। ये और भी 1-2 नाम थे, ये इन लोगों की थी। तो इसमें माना गया था संभववादी अवधारणा में कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है और वह इसमें प्रकृति में परिवर्तन करने में सक्षम है। जैसा कि अभी लोगों की सोच है कि हम प्रकृति पर विजय पा चुके हैं, जो कि गलत सोच है ये। और तीसरी जो प्रश्न हमारा है नवनियतिवादी अवधारणा, तो इसके वो कौन कौन थे आपको बता देते हैं। इसके प्रतिपादक थे ग्रिफिथ टेलर और HK स्पेट, ये 2 नाम थे। तो यहाँ पर एक विकल्प में दिया हुआ है ग्रिफिथ टेलर, तो ये जो है इसके प्रतिपादक थे। नवनियतवादी इसमें क्या था? इसमें एक अवधारणा दी गई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात स्थायी विकास। स्थायी विकास का अर्थ होता है कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करे कि जो आगे आने वाली भावी पीढ़ी है वो उसकी आवश्यकताओं में अवरोध न उत्पन्न करे, उसका कोई किसी प्रकार का दोहन ना हो, कि उसकी आवश्यकताओं के साथ समझौता किया जो आने वाली पीढ़ी है और अभी आपको जो जितना दोहन करना चाहिए था उससे आपने अधिक दोहन कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही स्थायी विकास है। मतलब जैसे अभी क्या है, जल का दोहन कर रहे हैं, मतलब इतनी तेज़ी से जल का दोहन हो रहा है कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जल बचना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ग्रिफिथ टेलर। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा है। ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, आपको इसका उत्तर पता होगा। तो इसका उत्तर है का 0.03%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वायुमंडल में। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में कौन पूर्ण मूल परजीवी है? तो यहाँ पर 4 प्रकार के परजीवी होते हैं, पूर्ण मूल परजीवी और अर्धमूल परजीवी या आंशिक मूल परजीवी बोलते हैं उनको, और पूर्ण स्तंभ परजीवी या और चौथे होता है आंशिक स्तंभ परजीवी। तो यहाँ पर पूछा गया कौन, हम इनकी व्याख्या करेंगे अभी कौन क्या होता है। निम्न में से कौन सा पूर्ण मूल परजीवी है? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा ओरोबैंकी। ओरोबैंकी जो है वो पूर्ण मूल परजीवी है और किस पर होता है? यह तंबाकू के पौधे पर होता है ओरोबैंकी। अन्य विकल्प पर ध्यान देते हैं। चंदन, तो चंदन क्या है? चंदन जो है आंशिक मूल परजीवी है। ये पूर्ण मूल परजीवी है लेकिन चंदन क्या है? आंशिक मूल परजीवी है। तीसरा विकल्प लॉरेंथस। लॉरेंथस क्या है? लॉरेंथस जो है वो आंशिक स्तंभ परजीवी है। आंशिक स्तंभ, मूल नहीं है, स्तंभ परजीवी है। लॉरेंथस आम के पेड़ पर पाया जाता है, आपने देखा होगा झुरमुट में होता है ये।
और इससे मिलता जुलता एक आंशिक स्तंभ परजीवी का दूसरा उदाहरण है विस्कम। विस्कम से दवा बनती है होम्योपैथिक, आप अगर नेट पर डाल के देखें तो विस्कम करके एक विस्कम एल्बम दवा का नाम है, वो भी विस्कम उसी से बनती है, वो क्या है, आंशिक स्तंभजीवी है। और चौथा विकल्प है अमरबेल। तो अमरबेल क्या है, अमरबेल जो है वो पूर्ण स्तंभ परजीवी है। लारेंथस आंशिक स्तंभ परजीवी है, लेकिन अमरबेल पूर्ण स्तंभ परजीवी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्ण मूल परजीवी पूछा गया था, ओरोबैंकी है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, पारिस्थितिकी निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। विकल्प है हमारे पास अर्नेस्ट हैकल, ए.जी. टांसले, अर्नीज नेस और ग्रीनेल्स। तो साथियों ने इसका उत्तर लगाया होगा, और जिन साथियों ने इसका उत्तर ग्रीनेल्स लगाया है वो बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी निकेत यानी इकोलॉजिकल नीचे, इसका प्रयोग किसने किया था, इस शब्द का प्रयोग ग्रीनेल्स ने किया था। अब अन्य विकल्प देखते हैं, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल ने क्या प्रयोग किया था, कौन सा शब्द, इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ए.जी. टांसले, ए.जी. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इकोलॉजी का प्रयोग हैकल ने किया था और इकोसिस्टम का प्रयोग ए.जी. टांसले ने किया था, इनमें अंतर है। अर्नीज नेस, जो विकल्प गा में हमारे पास ऑप्शन है, अर्नीज नेस, इन्होंने किसका कौन सा शब्द प्रयोग किया था, इन्होंने डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, अर्नीज नेस ने। तो एक प्रश्न से आपके हम 3 या 4 प्रश्न तैयार करा देंगे, तो कहने को ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला है, मतलब जो आगे चलेगी टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये वास्तव में इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके अच्छे से तैयार होते जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ग्रीनेल्स। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, क्या होता है, अपचयन होता है या उपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है या बायोसुनिसिस होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, इसका पहला विकल्प सही है का। और ऑक्सीकरण किसका होता है, ऑक्सीकरण होता है O2 का, ऑक्सीकरण को ही उपचयन बोलते हैं, यानी O2 का क्या होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन होता है। अपचयन किसका होता है, CO2 का, आप लोग याद कर लिए, CO2 का अपचयन और ऑक्सीजन यानी O2 का उपचयन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपचयन। प्रश्न संख्या 7, पारिस्थितिकी पिरामिड की खोज किसने की, पारिस्थितिकी पिरामिड की खोज किसने की। इसमें देखिए तो इसके विकल्प हैं E.P. ओडम, चार्ल्स एल्टन, पैट्रिक गिडीस या अर्नीज नेस। तो आपको बताया था अर्नीज नेस ने क्या किया था, डीप इकोलॉजी शब्द की खोज की थी। इसका उत्तर है जो सही है वो है चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की खोज की थी। अन्य विकल्प देखते हैं, E.P. ओडम, E.P. ओडम ने क्या खोजा था, E.P. ओडम ने पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण किया था, उसका क्लासिफिकेशन किया था कि ये कितने प्रकार का होता है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो इसका सही से उत्तर क्या होगा, पारिस्थितिकी पिरामिड की खोज किसने की थी या यही शब्द किसने प्रयोग किया, चार्ल्स एल्टन ने। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, किस परितंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। विकल्प हैं तालाब, पेड़, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, अर्थात तालाब और पेड़ में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। किसमें, तालाब में और पेड़ दोनों में, अर्थात उपर्युक्त दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। और आपको यहाँ पर एक और तथ्य बता दें कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सदैव सीधा बनता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। तो यहाँ पर हमारे असली प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, जीव भार का पिरामिड उल्टा किसमें होता है, तालाब और पेड़ दोनों में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको मैंने ये प्रश्न पढ़ा था, इसके बाद इसको गूगल पे सर्च किया था जब अपनी तैयारी कर रहे थे उस दौरान, और इसमें हमने जो तीनों टर्म दिए गए हैं इनको लिख लिया था, क्योंकि प्रश्न से आगे उससे कोरिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ जाते हैं। तो मैंने लिखा था, मैं आपको बताता हूँ, अपने नोट से ही मैंने इसको उठाया है। प्रश्न, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा, तो जल की कुल मात्रा हो गई होलार्ड, क्या बोलते हैं, होलार्ड। इसको आप याद रख सकते हैं होल से, शब्द से, होल माने होता है संपूर्ण, तो होल से याद रख सकते हैं। याद करने का एक तरीका बता रहे हैं, कुल मात्रा को क्या कहेंगे, होलार्ड। अब अन्य विकल्प जो दिए हैं कौन कौन से, चिशार्ड, चिशार्ड या चेशार्ड बोलते हैं। ये वो जल होता है, कुल मात्रा तो हो गई होलार्ड, और मृदा में जल की वो मात्रा जो पौधे के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल मतलब उपलब्ध है, जो पौधा उपयोग करता है जिस जल का, उसकी उस मात्रा को चिशार्ड बोलते हैं। और जो मात्रा पौधे के लिए उपलब्ध नहीं होती है, भाई मृदा में बहुत सी ऐसी जल की मात्रा होती है जो पौधा यूज नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं इकार्ड, या तो उसकी जड़ें नहीं पहुंच रही मात्रा, या अन्य कई कारक होंगे, तो जो जल पौधा यूज नहीं कर पाएगा जिस मात्रा को, उसको बोलते हैं इकार्ड। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई, कुल मात्रा होलार्ड, जो पौधा यूज करता है उसको चिशार्ड, और जो पौधे के लिए अवेलेबल नहीं होती है उसको बोलते हैं इकार्ड।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कुल मात्रा के लिए होलार्ड। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, किसी स्थान की अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, अमीटर या बैरोमीटर। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या है? आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अन्य विकल्प देखते हैं, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है? ये द्रव की क्या नापता है? द्रव का घनत्व नापता है हाइड्रोमीटर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को और बता दें, द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है? द्रव और द्रव्य में, द्रव्य जो है वो द्रव्य पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव, ये जो यहाँ द्रव लिखा है, ये लिक्विड वाला द्रव है, जो लिक्विड वाला होता है, जैसे पेट्रोल है या पानी है, ये सब द्रव हैं। लेकिन द्रव्य में क्या आ जाएगा? द्रव्य में तीनों आ जाएंगे। कौन? ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव और द्रव्य में आप मूल अंतर समझ लीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर क्या करता है? ये द्रव का घनत्व नापता है, जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका घनत्व नापता है। हाइग्रोमीटर ये आपेक्षिक आर्द्रता मापता है, इसका उत्तर ये होगा। अमीटर क्या करता है? अमीटर जो है विद्युत धारा मापता है। और बैरोमीटर वायुमंडल का दबाव या दाब मापता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। प्रश्न संख्या 11, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये प्रश्न बहुत बार आता है और बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका उत्तर आपको बता दें, इसका उत्तर होगा महासागर। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। ये प्रश्न आप ऐसे ही याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 12, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है। विकल्प है हमारे पास, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी या अपघटक। विकल्पों पर नज़र डालने के बाद आप सोचें और पाएंगे कि उच्चतम पोषण स्तर प्राप्तकर्ता कौन होता है? सर्वाहारी होता है। मांसाहारी भी नहीं है, शाकाहारी भी नहीं है, अपघटक भी नहीं है, कौन है? सर्वाहारी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वाहारी है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का न्यूनतम अंश प्राप्त करते हैं। जो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है उसका न्यूनतम अंश कौन प्राप्त करता है? तो हमारे पास विकल्प हैं, शाकाहारी, उच्च श्रेणी के मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है उच्च श्रेणी के मांसाहारी। उच्च श्रेणी के मांसाहारी जो होते हैं वो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का न्यूनतम अंश प्राप्त करते हैं। इसके लिए एक नियम है, लिंडेमान का 10% लॉ बोलते हैं उसको, 10% नियम, कि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उससे जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं उच्च स्तरों पर, तो केवल 10% भाग ही संचित होता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। तो अगला जो स्टेप है वो सिर्फ 10% ही अपने पास रखेगा, बाकी जो है वेस्ट हो जाएगा। तो इसे ही लिंडेमान का 10% नियम कहते हैं। इसी के आधार पर जो न्यूनतम अंश प्राप्त करता है, जैसे ऊपर जाता जाएगा घटता जाएगा अंश, तो न्यूनतम अंश किसके पास होगा? जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी होंगे। प्रश्न संख्या 14, मिट्टी के किस प्रकार में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो पूछ रहा है मिट्टी का कौन सा प्रकार होता है जिसमें जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। कौन सी? चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक होती है। अच्छा, यहाँ पर एक और आपको वो बता दें, एक और तथ्य, दोमट मिट्टी जो होती है ये पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो अगर प्रश्न ऐसे होता है कि मिट्टी का कौन सा प्रकार पौधों की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दोमट मिट्टी। लेकिन यहाँ पर है जल धारण क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? तो वो है चिकनी मिट्टी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, लाइकेन लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के जड़ों के साथ प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले तो आपको लाइकिन पता होना चाहिए। लाइकिन क्या होता है? शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। शैवाल प्लस कवक से मिलकर इसका शरीर बनता है लाइकेन का। और लाइकेन के बारे में और भी आपको एक दो चीज़ें बता दें कि ये वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। ये बताते हैं कि वहाँ कहाँ पर वायु प्रदूषण है और कहाँ पर नहीं है। जहाँ पर वायु प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं होंगे, और जहाँ वायु प्रदूषण नहीं होगा, शहर से दूर, ऐसा देखा गया है कि शहर के आसपास वायु प्रदूषण अधिक होता है तो लाइकेन नहीं उगते हैं, और शहर से जैसे दूर चले जाएंगे वहाँ पर लाइकेन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा है, लाइकेन लेगुमिनेसी कुल की पौधों की जड़ों के साथ प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सहजीविता। परजीविता नहीं, परपोषिता नहीं, सहजीविता। क्या होगा? सहजीविता इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? विकल्प है हमारे पास, नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सीधे सीधे उत्तर बताते हैं आपको हम, नाइट्रेट। अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। केवल एक पौधा होता है, धान का पौधा, जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। प्रश्न संख्या 17, पारितंत्रों
की घटती उत्पादकता के क्रम में सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं प्रश्न 17 में। ये प्रश्न रिपीटेड है और बहुत बार आया है और पूछा जाता है कि उत्पादकता किस में अधिक होती है, किस पारतंत्र में। तो हमारे पास विकल्प हैं, ये देखिए का, खा, गा, घा। तो आपको हम सीधे इसका उत्तर बताते हैं। इसका उत्तर है गा, यानी सर्वाधिक होती है मैंग्रोव में, उसके बाद घास स्थल में, फिर झील में और फिर महासागर में। आप लोग इसको ऐसे ही याद कर लीजिए या रट लीजिए, मानिए कि इसको रट लीजिए ऐसे ही, सबसे अधिक मैंग्रोव में, फिर घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर में। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। तो मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। हमारे पास विकल्प हैं, हैरोल्ड मैकिंडर, हॉर्लॉन बैरोज, ए हर्बर्टसन, फ्रेडरिक रेडजल। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेडरिक रेडजल, अर्थात फ्रेडरिक रेडजल को मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, विश्व हैबिटेट दिवस महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से एक प्रश्न आता है, चाहे वो पर्यावरण का कोई दिवस हो या अन्य कोई दिवस हो, हथकरघा दिवस है या शौचालय दिवस है, चूँकि ये अभी समसामयिक मुद्दे में चल रहा है, इन पर पूरा फोकस कर रही है सरकार। तो इस प्रकार के प्रश्न जो पर्यावरण से जुड़े होते हैं कि ये दिवस किस दिन मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस हो गया या जैव विविधता दिवस है, तो इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिए। विश्व हैबिटेट दिवस किस माह के पहले शनिवार को, कौन सा माह होता है जिसके पहले सोमवार को, शनिवार नहीं है सोमवार है, किस माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है विश्व हैबिटेट दिवस। तो इसका उत्तर होगा अक्टूबर। अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं और ये अंतिम प्रश्न है इस पीडीएफ का, इस टेस्ट का। प्रश्न संख्या 20, ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है। हमारे पास विकल्प हैं, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र या फास्फोरस चक्र। तो इसका सही उत्तर है फास्फोरस चक्र, अर्थात ज्वालामुखी के फटने से फास्फोरस चक्र दुष्प्रभावित होता है। तो ये टेस्ट 1 आज यहाँ कंप्लीट हुआ। टेस्ट 2 हम कल आपको